नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान एकजुट हुआ। मुसलमानों ने तय किया कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना है। ऐसा नहीं है कि 2024 में तय किया, ये उन्होंने बहुत पहले तय किया था और उसी के आधार पर वो लगातार पोलिंग कर रहे थे। जो वोट पड़ रहा था उसी स्ट्रेटजी पे पड़ रहा था। बस एक कंफ्यूजन हो जाया करता था बीच बीच में कि इस पार्टी को वोट दें, इसका कैंडिडेट जीत रहा है, या उस पार्टी को वोट दें, उसका कैंडिडेट जीत रहा है। मतलब उनके बीच में कंफ्यूजन ये हुआ करता था कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा रही है। ये कंफ्यूजन जो था, उस कंफ्यूजन से वो बहुत परेशान थे और उससे बचने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि इस बार वो उन सभी राज्यों में जहां कांग्रेस थोड़ी भी ठीक ठाक स्थिति में होगी वहां कांग्रेस को वोट करेंगे, और अदरवाइज जहां कांग्रेस अपने एलाइज के साथ चुनाव लड़ रही होगी वहां कांग्रेस और कांग्रेस के एलाइज को वोट देंगे। जहां कांग्रेस कमजोर होगी तो वहां पर जो पार्टी बीजेपी को हरा रही होगी उसको वोट करेंगे। जहां उन्हें इस तरह के ऑप्शन नहीं मिले वहां वो मजबूर हो गए, जैसे कि उड़ीसा में। हालांकि वोट उन्होंने कांग्रेस को ही दिया, लेकिन उनकी मजबूरी थी। कांग्रेस वहां बहुत खराब स्थिति में थी। जो दो पार्टियां मजबूत थी, उन दो पार्टियों में उन्हें शायद लगा कि बीजेडी को वोट देने का मतलब बीजेपी को ही वोट देना है, तो उन्होंने बीजेडी को वोट नहीं दिया। खैर, आज मैं पार्टियों की बात नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं बात इस बात की करने जा रहा हूँ कि जब मुसलमानों ने इस बात का निर्णय लिया कि जो भी पार्टी या जो भी कैंडिडेट बीजेपी को हराएगा वो उसको वोट करेंगे, तो उसके बाद से उन्होंने क्या क्या पाया और क्या खोया, इस पर अगर हम बात करना चाहें तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, मैं राजनीतिक रूप से पाने खोने की बात कर रहा हूं, कि मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है वो कब कितना रहा। तो 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तो उसमें वो 25 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। क्यों रहे ये मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि मुझे केवल एक ही कारण समझ में आता है, और वो कारण ये था कि चूंकि देश नया नया आजाद हुआ था, कांग्रेस की लहर थी और अधिकांश जो सांसद थे वो कांग्रेस के जीते थे, और कांग्रेस ने जहां पर मुसलमानों को खड़ा किया होगा वहां से वो ज्यादा जीते होंगे। इसके बाद 57 में उनके 23 सांसद जीते। उसके बाद से उनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हुई। 62 आया, सांसदों की संख्या 26 हो गई। ये क्यों हुआ होगा, तो इसका मैं अंदाज ये लगाता हूँ, क्योंकि 47 में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद एक गुस्सा था हिंदुओं में, वो शायद धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, तो उनकी सीटों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई। साथ ही साथ उनकी जो आबादी थी वो भी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई। एक बहुत बड़ी चीज ये हुई कि वो उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। पहले शायद थोड़े बहुत बटे हुए थे, लेकिन फिर वो शहरों की तरफ भागे, तो जहां आए वहां वो एक ग्रुप में रहना उन्होंने शुरू किया। तो उसकी वजह से भी कुछ इस तरीके के प्रभाव पड़े होंगे। तो 1962 में 26 सीट हुई, 67 में 28 हुई, 71 में 28 रही, 77 उनकी सीटें 32 थी, और उसके बाद जो हाईएस्ट आज तक का नंबर रहा है वो रहा है 1980 में। 1980 और 1977 का आपको पता होगा कि 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। 75 में क्यों, बल्कि 74 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और उस इमरजेंसी को के बाद जब 77 में चुनाव हुए तो सारे विपक्षी दलों ने अपनी अपनी पार्टियों को एक पार्टी में मर्ज करके पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी जब चुनाव जीती थी तो उस समय भी इनकी सीटें 32 रही थी। लेकिन 1980 में कांग्रेस ने वापसी की, वो सरकार सफल रही नहीं, क्योंकि खिचड़ी सरकार थी। खिचड़ी सरकार इन द सेंस, वैसे तो जनता पार्टी की सरकार थी, कोई खिचड़ी सरकार नहीं, लेकिन जो जनता पार्टी में बहुत सारे दलों का विलय हुआ था तो उसकी वजह से वो सरकार चल नहीं पाई।
सबके अपने अपने मत थे, तो मत भिन्नता के कारण वो सरकार नहीं चल पाई। 1984 में उनकी संख्या फिर से घटनी शुरू हुई। 1984 में 45 हुई। मुझे लगता है कि 1984 में उनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन शायद कांग्रेस ने उस समय का जो माहौल देखा, चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और हत्या होने के बाद जो चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में एक सिंपैथी लहर थी कांग्रेस के प्रति कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई है तो लोग ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट देना चाह रहे थे। तो उस सिंपैथी लहर के चलते ये स्थिति बनी और शायद कांग्रेस ने कम मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और उसी का नतीजा ये हुआ, क्योंकि जितनी जबरदस्त मेजोरिटी कांग्रेस की 1984 में आई थी उतनी आज तक नहीं आई। लेकिन संख्या उनकी घट गई, 45 हो गई। इसके बाद 89 में और घट गई 33, और उसके बाद से लगातार घटती रही। इस घटने में आप एक चीज देखेंगे कि 1980 में 77 में चूंकि जनसंघ का विलय हो गया था जनता पार्टी में, इसके बाद जब वो सरकार असफल हुई तो जो जनसंघ के सदस्य थे वो बाहर आ गए और उन्होंने नई पार्टी बनाई 1980 में, भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक जबरदस्त प्रचार शुरू किया, जिसमें मुस्लिमों को एक बहुत बड़ा भय दिखाया उनका, और उस भय के चलते मुसलमान वहां से इकट्ठा हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो देखिए, जब से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा होना शुरू हुआ, यानी कि 1980 के चुनाव के बाद से, उसकी संख्या लगातार गिरती ही चली गई। बीच में केवल एक अपवाद रहा है 2004 का, जहां एक बड़ा चेंज हुआ, और एक छोटा सा अपवाद आप कह सकते हैं 1999 का। तो 84 में घटे, 49 से घट के 45 हुए, 89 में घटे 33 पे आ गए, फिर 91 में घटे 29 पे आ गए, जबकि कांग्रेस की सरकार बनी थी वापस 91 में। लेकिन जो मुस्लिम प्रत्याशी थे उनके, वो ज्यादातर हार गए थे। इसके बाद 96 में फिर से घटे, 27 हो गए। जैसे जैसे भाजपा मजबूत होती गई वैसे वैसे वो कमजोर होते गए। इसके बाद 98 में 28, 27, 28 में कोई बड़ा फर्क नहीं है, तो मतलब लगभग स्थिर रहे। 99 में थोड़े से बढ़े। 99 में क्या हुआ था कि बीजेपी ने तो अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए उन लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जो मुसलमान थे, और उसके चलते ये संख्या उनकी थोड़ी सी बढ़ी, और ये संख्या 2004 में भी इसी कारण से और ज्यादा बढ़ी। 2004 में ये 35 हो गए, और वहां पर एक ये भी हुआ कि 2004 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही, तो उसकी सीटें बढ़ करके 200 के नहीं, सीटें तो खैर उसकी 2004 में उतनी नहीं बढ़ी थी, लेकिन मुसलमानों की संख्या वहां पर थोड़ी सी बढ़ गई। एक कारण वही था कि मुस्लिमों ने तय किया कि हम अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिताएंगे, जो वो जिस पार्टी से भी होगा। तो एक तो ये कारण था, और दूसरा कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन 2009 में जबकि कांग्रेस की सीटें बढ़कर के 200 के ऊपर हो गई थी, तब फिर से वो घट गए, क्योंकि एक माहौल था, उनको लगा कि कहीं बीजेपी वापस ना आ जाए। कांग्रेस ने फिर से वो माहौल बनाया कि बीजेपी आ जाएगी तो आपको का बिल्कुल सत्यानाश कर देगी, कुछ टाइप का। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो फिर से उसी तरफ चले गए कि जो बीजेपी को हराएगा उसको हम हराएंगे। ये 90s में जो उन्होंने एक कदम उठाया था कि हम अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिताएंगे, उससे वो वापस लौटे। तो 2009 में संख्या घटी। इसके बाद 2014 में, क्योंकि बीजेपी की लहर थी, ज्यादातर विपक्षी पार्टियां चुनाव हार गई थी, तो संख्या घट के 23 हुई। 2019 में थोड़ी सी संख्या बढ़ी, 26 हुई, और 2024 में वो एक बार फिर से घट के 24 हो गई। तो आप देखिए कि एक समय पर वो 49 हो गए थे और अब घट करके 24 हो गए, यानी कि आधे से भी कम। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में उनको क्या मिला? मुझे लगता है कि शायद कुछ भी नहीं मिला, और ये प्रतिनिधित्व के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट है। अच्छा, 2024 में ऐसा हुआ क्या कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा गिर गई? तो उसके पीछे भी एक कारण है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सीट किसको कितनी मिली, कितने कैंडिडेट किस पार्टी ने लड़ाए। तो जब आप इसको देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2019 में कांग्रेस ने 34 कैंडिडेट लड़ाए थे, जो कि 2024 में घट करके
19 हो गए। आप सोचिए कि एक तरफ ये हितैषी बनते हैं मुसलमानों के, मैं उन सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराते हैं, वो प्रतिनिधित्व कितना दे रहे हैं। 34 कैंडिडेट लड़ाए थे 2019 में कांग्रेस ने, इस बार लड़ाए 19, यानी कि सीधे सीधे 15 कैंडिडेट कम कर दिए। बीएसपी ने 39 लड़ाए थे, इस बार 37 लड़ाए, तो बीएसपी का तो खैर छोड़ ही दीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार 13 कैंडिडेट लड़ाए थे, इस बार कैंडिडेट लड़ाए 6। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 8 लड़ाए थे, इस बार लड़ाए 4। सीपीएम केवल इकलौती पार्टी है जिसने अपने कैंडिडेट में मुसलमानों की संख्या बढ़ाई। पिछली बार यानी कि 2019 में उन्होंने 9 लड़ाए थे और इस बार उन्होंने लड़ाए 10। लेकिन सीपीआई जिसने पिछली बार 4 लड़ाए थे, उसने इस बार लड़ाए 0। आरजेडी जिसने पिछली बार 5 कैंडिडेट मुस्लिम लड़ाए थे, इस बार लड़ाए 2। डीएमके ने न पहले कोई लड़ाया था, न इस बार कोई लड़ाया। एनसीपी ने पिछली बार 3 लड़ाए थे, इस बार 2 लड़ाए। और बीजेपी ने 2019 में 3 कैंडिडेट लड़ाए थे, इस बार 1 कैंडिडेट लड़ाया। बीजेपी का न 2019 में कोई जीता, न 2024 में कोई जीता, और एआईएडीएमके का भी वही हाल रहा कि पिछली बार तो उन्होंने लड़ाया ही नहीं था, इस बार एक लड़ाया तो वो भी हार गया। एनसीपी ने पिछली बार 3 लड़ाए थे, एक जीत गया था, इस बार 2 लड़ाए, दोनों हार गए। तो एक तो जो ये तय किया इन लोगों ने कि हमें बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट के पक्ष में जाना है, उसका फायदा इन पार्टियों ने भी उठाया कि हम आपका प्रतिनिधित्व भी घटा देंगे। अब मुसलमानों के दिमाग में ये था कि ठीक है, प्रतिनिधित्व घटेगा बढ़ेगा उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इनकी सरकार आ जाती है, इनकी से मतलब जो वर्तमान में विपक्ष है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, एनसीपी है, डीएमके है, इस टाइप की जो पार्टियां हैं, अगर ये लोग मिलकर सरकार बना लेते हैं तो ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने ये सोच करके इनको वोट दिया। तो अब हुआ क्या कि आप कंसोलिडेट भी हो गए, आपने पूरी दम लगा दी। पिछले चुनाव में तो ये था कि कहीं वो थोड़ा बहुत इधर उधर बट गया होगा, इस बार आपने कोई चांस नहीं छोड़ा, और नतीजा क्या हुआ कि वो सरकार बनाने में भी असफल रहे। संख्या 234 तक पहुंच पाई, अभी उसमें घटेगी, कितनी घटेगी कब घटेगी वो अपनी जगह, लेकिन घटेगी ये तय है। कुछ लोग छोड़ करके जाएंगे, तो सत्ता उनके हाथ आई नहीं, सत्ता उन्हीं के हाथ आई जिनके अगेंस्ट आप खड़े थे। तो कुल मिला के राजनीतिक दृष्टि से आपको क्या मिला? 2014 और 2019 में जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, उन योजनाओं में किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरह के नतीजे आए हैं भाजपा के पक्ष में, तो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ जो अघोषित फिल्टर होते हैं वो जरूर लगाएगी, जिससे कि वो अपने वोट बैंक को पक्का रख सके, क्योंकि उसका वोट बैंक घटा है। उसने जिन योजनाओं का 2014 में लाभ दे करके अपना वोट बैंक बनाया था, 2019 में लोगों को जोड़ा था, वो घट गया। तो वो कोशिश करेगी कोई भी नई योजना लाए तो उसमें इस तरह के फिल्टर लगाए। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत अच्छी चीज है, हमें करना चाहिए कि जो आपका है उसको अगर आप लाभ नहीं देंगे तो वो आपका क्यों रहेगा। यहाँ तो सीधा गिव एंड टेक वाला मसला चलता है। विचारधारा पे कितने लोग वोट देते हैं, तो विचारधारा पे वोट देने वाले लोग हों तो वो क्यों कहें कि हमको ये सस्ता नहीं मिल रहा, वो मैं सस्ता नहीं मिल रहा है, हमको इसमें इस योजना का लाभ नहीं मिला, उस योजना का लाभ नहीं मिला, टिकट के दाम आपने रेलवे में बढ़ा दिए। तो विचारधारा जैसे के आधार पे कोई वोट नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, तो खासतौर से जो फ्लोटिंग वोट होता है। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद वो उन चीजों से में भी नुकसान उठाएंगे जो पिछले 10 साल उन्होंने नहीं उठाया था, जहां पे सरकार ने सबका साथ सबका विकास का एक नारा लेकर के चले थे। और मुझे तो लगता है कि वो एक ड्रामा जो चल रहा था वो शायद इस बार खत्म होगा। और होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को अपने मतदाता को कंसोलिडेट करने के लिए जो भी हो सके वो करना चाहिए, वो थोड़ा बहुत अनैतिक भी हो तो भी चलेगा, हर पार्टी करती है। कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए जिस तरह से वक्फ एक्ट में चेंज किया, उससे घिनौना तो कोई काम हो ही नहीं सकता दुनिया में, कि कम से कम किसी राजनीतिक दल के लिए। जब कांग्रेस उतना घिनौना काम कर सकती है तो जो डायरेक्ट लाभ वाली योजनाएं हैं तो उनमें फिल्टर तो बहुत मामूली बात है, लगाना ही चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि तृप्तिकरण के चक्कर में
बीजेपी ने अपना संभावित जो 3 करोड़ वोट उसको और मिल सकता था वो गंवा दिए। इस बार अगर ऐसी मूर्खता करेंगे तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। मुझे लगता है कि अब उनको ज़मीनी सच्चाई काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अब उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि अगर वो दिल भी निकाल के रख देंगे तो भी मुसलमान उनको वोट नहीं करेगा। तो उसके बाद कोई कारण नहीं बनता कि वो इस तरह के अघोषित फ़िल्टर ना लगाएँ। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से तो मुसलमानों को नुकसान हुआ ही है। अब जो योजनाओं का लाभ मिलता था, उनमें भी वो नुकसान उठाने वाले हैं। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे अनुरोध है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।